हेलो फ्रेंड्स, मैं जी रब्बानी। आज फिर से आपके सामने मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं इकरा आईएएस के सौजन्य से। दोस्तों, जैसा कि आजकल काफ़ी समाचारों में एक टर्म पॉपुलर हो रहा है, एएमओसी, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, या इसी को कुछ लोग थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन भी बोल रहे हैं। आखिर है क्या? दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी आईपीसी की। आईपीसी रिपोर्ट का यह मानना है कि इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। अर्थात इंडियन ओशन में टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इवोपरेशन अर्थात वाष्पीकरण की दर ज़्यादा हो जाएगी। जब वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी, क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी। और यही नहीं, ऐसा रिपोर्ट में ऐसा प्रतीत होता है, शोध पत्रों में जो छपी हैं लेख, उनके माध्यम से विद्वानों का ऐसा मानना है कि अटलांटिक महासागर का मॉइस्चर वो हिंद महासागर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो इंडियन ओशियन के ज़्यादा गर्म होने के कारण अटलांटिक का अधिकांश मॉइस्चर वो शिफ्ट हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है इंडियन ओशन की तरफ, जिस कारण से इंडियन ओशन में वर्षा की मात्रा बढ़ गई है। एक तो ये बात हुई। दूसरी, जैसा कि दोस्तों आप परिचित होंगे ओशन करंट से। ओशन करंट होता क्या है? जिस प्रकार से लैंड के ऊपर, महाद्वीपों के ऊपर नदियां होती हैं जिनकी एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित गति होती है, ठीक उसी भांति से महासागरों के अंदर भी सर्कुलेशन होता है। महासागरों के अंदर भी जल का एक निश्चित दिशा में गमन होता है, एक निश्चित दिशा में प्रवाह होता है, राइट। तो ये प्रवाह दो रूपों में होता है। ये जो ओशियन करंट हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरफेस के ऊपर, जो समुद्र की सतह के ऊपर जो लगातार निरंतर गतिमान है सभी बड़े महासागरों में, और कुछ करंट ऐसे हैं कि जो कि महासागरों के बॉटम में पाए जाते हैं। इसे बॉटम करंट भी कहा जाता है, या इसे हम डेंसिटी करंट के भी नाम से पुकारते हैं, या इसे थर्मोहैलाइन करंट के भी नाम से जानते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इन संपूर्ण प्रक्रिया को। आखिर थर्मोहैलाइन ये है क्या? थर्मो का मतलब टेम्परेचर, हैलाइन ये हेलोस वर्ड से बना, हेलोस मतलब नमक। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा दोस्तों, वाष्पीकरण, इवोपरेशन ज़्यादा होगा, नमक का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। नमक अगर ज़्यादा होगा पानी के अंदर में, वो वाटर ज़्यादा डेंसर होगा। एक तो ये सिंपल बात हुई। दूसरी, अगर हम महासागरों के परिसंचरण पर, उसके सर्कुलेशन पे अगर ध्यान दें, हर ओशियन का अपना अपना एक करंट है। जैसे अटलांटिक महासागर के सरफेस करंट की हम बात करें, नॉर्थ अटलांटिक करंट में जैसे एक गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, कैनारी करंट है, तथा नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है। ये सभी गल्फ स्ट्रीम, कैनारी करंट तथा नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट मिल करके एक गायर का, एक भंवर का, एक चक्र का निर्माण करते हैं। ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है। उसके बीच का पानी स्थिर होता है जिसे हम सरगैसो सी कहते हैं। सरगैसम एक प्रकार का जंगली घास है, वहाँ का जल स्थिर होता है, आसपास के पानी घूमते हैं। ठीक उसी तरह से अगर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात की जाए दोस्तों, तो दक्षिणी अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट जाकर के आगे मिल जाती है ब्राज़ीलियन करंट से। पुनः ब्राज़ीलियन करंट फॉकलैंड करंट से मिल जाती है, और फॉकलैंड करंट बेंगुइला करंट से मिल करके एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन पैटर्न बनाते हैं अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अब आइए दोस्तों विचार करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है। इसी प्रकार से हर ओशियन में अलग अलग करंट्स हैं, सरफेस करंट हैं, राइट। तो अटलांटिक महासागर जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम तकरीबन 45 डिग्री 50 डिग्री नॉर्थ में पहुंचने के पश्चात ये कई शाखाओं में बंट जाती है। उस क्षेत्र को हम लोग डेल्टा ऑफ गल्फ स्ट्रीम के भी नाम से पुकारते हैं। उसकी एक शाखा आइसलैंड की ओर मुड़ जाती है जिसे इरमिंगर करंट कहते हैं। उसकी दूसरी शाखा नॉर्वे की तरफ चली जाती है जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, तथा उसकी एक तीसरी शाखा इंग्लैंड की ओर चली जाती है जिसे हम रेनेल करंट के नाम से पुकारते हैं। अब उस संपूर्ण क्षेत्र में, नॉर्थ अटलांटिक का जो क्षेत्र है, जहाँ उस संपूर्ण क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ठंडी हो जाती है। उन क्षेत्रों में पहुँचते पहुँचते ठंडी हो जाने के कारण वो भारी हो जाती है। भारी होने के कारण वो सिंक करने लगती है। आखिर सिंक क्यों करती है?
कोई चीज़ भारी होगा तभी ना सिंक करेगा। तो पहला कारण सिंक करने का कि ये ट्रॉपिकल रीजन से इक्वेटोरियल रीजन से जब 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री के आसपास ये करंट पहुंचती है तो भारी होने के कारण सिंक करती है, ठंडी हो जाती है। दूसरा भारी होने का एक मुख्य कारण यह भी है ब्राइन इजेक्शन, अर्थात जिस समुद्र के पानी से बर्फ़ बनता है ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर रीजन में, उस बर्फ़ के पानी में नमक होता है। जब बर्फ़ पिघलते हैं तो नमक क्या होता है, वो पानी में रिलीज होता है वहाँ के सराउंडिंग एरिया में। तो ब्राइन रिजेक्शन की प्रक्रिया कहलाता है, जिस कारण से वहाँ नमक की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से पानी भारी हो जाता है, गल्फ स्ट्रीम भारी हो जाता है। एक नंबर 1 कि वो ठंडी हो गई वहाँ उन क्षेत्रों में पहुँचते पहुँचते गल्फ स्ट्रीम। दूसरा ब्राइन रिजेक्शन की प्रक्रिया के कारण। और तीसरे इवापोरेटिव कूलिंग होता है। चूँकि गल्फ स्ट्रीम संसार की सबसे फास्टेस्ट ओशियानिक करंट, इसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, और ये वार्म करंट है। तो इवेपोरेटिव कूलिंग एक प्रक्रिया होती है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वाष्पीकरण के कारण भी वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। इन 3 कारणों से क्या होता है, ये गल्फ स्ट्रीम 45 डिग्री के आसपास ठंडी हो जाती है, जिस कारण से वो सिंक होने लगा, मतलब डाउनवेलिंग होने लगता है। तो संपूर्ण नॉर्वेजियन सागर के आसपास का क्षेत्र, विडाल सागर के आसपास का क्षेत्र तथा आइसलैंड और इंग्लैंड के बीच का जो संपूर्ण सागरीय क्षेत्र है, एक महान कार्बन सिंक की भांति व्यवहार करता है। कार्बन सिंक का ये तात्पर्य हुआ कि जो एक्सेसिव अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो अवशोषित हो जाते हैं, वो समुद्र के नीचे चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कार्बन सिंक कहते हैं। क्यों कि जब डाउनवेलिंग होती है, जब करंट नीचे जाता है, अपने साथ वो नमक की, सॉल्ट की कुछ मात्रा को भी नीचे लेकर के जाता है। तो कुछ खास प्रजातियां हैं अलगी की, जिनको उन नमक की आवश्यकता है, और वो अलगी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर थ्राइव करते हैं, उसी पर सर्वाइव करते हैं। तो वो एक तरह से एल्गी अत्यधिक अवशोषण करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इस प्रक्रिया को बायोलॉजिकल पंपिंग के भी नाम से जाना जाता है। महासागरीय जलधारा अपने गमन के दौरान जब ट्रेवल करती हैं तो उन पे विंड का भी इम्पैक्ट होता है। जाहिर सी बात है कि जो एटमॉस्फेयर में हम लोग परिचित हैं, अवगत हैं, 3 प्रकार के विंड होती हैं जो हमारे परमानेंट विंड है, पोलर विंड, वेस्टर्ली और ट्रेड विंड। तो इन परमानेंट विंड्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है समुद्र के सतह पर। तो समुद्र के सतह पर सबसे ऊपरी भाग में स्ट्रेस जो है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। फिर थोड़ी सी और नीचे जाएंगे तो इम्पैक्ट उसका थोड़ा कम होगा, और नीचे जाएंगे और डीप जाएंगे ओशियन के अंदर तो इन पवनों का इम्पैक्ट, स्ट्रेस जो है वाटर के मास पे और कम होगा। तो होता क्या है कि जो हवाएं महासागर की सतह पे जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वहाँ से 45 डिग्री टर्न हो जाता है, 45 डिग्री टर्न हो जाता है जो ओशियन करंट है। ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं एकमैन। इस लॉ को हम एकमैन स्पाइरल लॉ भी कहते हैं कि विंड के डायरेक्शन के 45 डिग्री पर ओशियन करंट का डिफ्लेक्शन होता है। फिर और नेक्स्ट फर्दर अगर हम डीप जाएंगे महासागरों के अंदर, फिर से 45 डिग्री मुड़ जाएगा, फिर और डीप जाएंगे फिर से 45 डिग्री मुड़ जाएगी। इस प्रकार से अंततः और डीप जाने के क्रम में, महासागरों की गहराई में जाने के क्रम में एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि वो शून्य हो जाएगा, अर्थात वो करंट अगर सतह पर नॉर्थ टू साउथ है तो बॉटम में वो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ओवर टर्निंग कहते हैं। और वो समुद्र की सतह में बॉटम में फ्लो करते करते वो करंट नॉर्थ अटलांटिक के आसपास सिंकिंग हो रहा है उस करंट का, गल्फ स्ट्रीम का, और वो करंट वहाँ से यात्रा करते 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 साउथ अटलांटिक महासागर में आती है। साउथ अटलांटिक में पहुँचती है तो यहाँ पर क्या एक नई कहानी देखने को हमें मिलती है दोस्तों। वो क्या है कि जैसा कि हम अवगत हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के बॉटम में अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ एक करंट फ्लो करता है जिसे हम कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या सरकम पोलर अंटार्कटिक करंट भी कहते हैं, राइट। तो होता क्या है कि अगर ये हमारा अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका महाद्वीप के एक तरफ रॉस सी है और अंटार्कटिका महाद्वीप के ये दूसरी तरफ विडाल सी है। तो विडाल सी के आसपास के क्षेत्र में तथा रॉस सी के आसपास के क्षेत्र में ब्राइन रिजेक्शन की प्रक्रिया के कारण पुनः यहाँ पर डाउनवेलिंग होता है, फिर से करंट नीचे जाता है
और नॉर्थ अटलांटिक वाली करंट आकर के उनसे मिल जाती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण घटना होती है दोस्तों। रॉस सी के पास से एक बॉटम करंट, समुद्र के अंदर अंदर सब सरफेस करंट, ये प्रवाहित होते होते ये जा कर के निकलती है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। वहाँ पर जा कर के ये बॉटम करंट सरफेस करंट बन जाती है, मतलब समुद्र के अंदर से वो बाहर प्रकट होती है। पुनः वो क्लॉकवाइज घूमते हुए वहाँ से उसकी एक शाखा इंडोनेशिया के पास से गुजरते हुए इंडियन ओशन में पहुँचती है। ठीक बॉटम ओशियन का एक करंट इंडियन ओशन में मेडागास्कर के समीप से होते हुए श्रीलंका के आसपास, इक्वेटर के आसपास, श्रीलंका के दक्षिण में इक्वेटर के आसपास वो पहुँचता है। वो करंट बॉटम ओशियन के अंदर से होते होते नीचे नीचे गमन करता है और इंडोनेशिया की तरफ से, पैसिफिक ओशन की तरफ से इंडोनेशिया की तरफ से जो करंट आ रही है उनके साथ मिल जाता है और ये करंट पुनः बॉटम समुद्र के अंदर से होते होते जाकर के पुनः अटलांटिक महासागर में चल जाती है। इस प्रकार एक संपूर्ण कन्वेयर बेल्ट का निर्माण करता है। इस कन्वेयर बेल्ट को एक पूरा चक्र पूरा करने में, एक पूरा साइकिल पूरा करने में 1000 ईयर्स लग जाते हैं। ऐसी रिपोर्ट छप रही हैं ओवरटर्निंग स्लो हो गया है, या अगर ओवरटर्निंग रुक जाए, बंद हो जाए तो क्या असर पड़ेगा। ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में नेट रेडिएशन ज़्यादा होता है और पोलर रीजन में नेट रेडिएशन कम होता है, अर्थात ये रेडिएशन सरप्लस जोन है और पोलर रीजन रेडिएशन डेफिसिट जोन है। करंट्स के माध्यम से क्या होता है कि हीट का एक तरह से बैलेंस मेंटेन होता है धरती पर। लेकिन मान लो दोस्तों कि जब वो ओवरटर्निंग नहीं होगा, जब प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट। नंबर 1, ट्रॉपिकल ओशियंस बिकम मोर वार्मर, और ज़्यादा गर्म हो जाएंगे क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो रहा, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है पोलर रीजन में। दे विल बी मोर प्रोन टू साइक्लोन्स, और अधिक प्रवण हो जाएंगे, चक्रवात और अधिक आने लगे इन क्षेत्रों में। नंबर 1। नंबर 2, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि अगर ये ओवरटर्निंग स्लो हो गया या रुक गया तो हम आइस एज की तरफ चले जाएंगे। टिल नाउ आवर अर्थ हैज़ विटनेस्ड 4 आइस एजेस। अभी तक हम लोगों ने 4 हिम युगों का अनुभव किया है। गुंज, मिंडल, रिस, वुर्म, ये चारों हिम युग, ये 4 अलग अलग युग में संपादित हुए थे, अलग अलग युग में घटित हुए थे। अगर मान लो दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण पोलर आइस की, ध्रुवीय आइस की मेल्टिंग ज़्यादा होती है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर ज़्यादा होगा पोलर रीजन में, तो सोचो दोस्तों कि ज़्यादा मिक्सिंग के कारण क्या होगा कि ओशियानिक वाटर वो भारी नहीं हो पाएगा, नमक की मात्रा कम हो जाएगी, ज़्यादा भारी नहीं हो पाएगा, तो डाउनवेलिंग नहीं होगा गल्फ स्ट्रीम का, वो करंट नीचे सिंक नहीं कर पाएगी, राइट। तो सिंक नहीं कर पाने से क्या होगा, धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो हीट पोलर रीजन में है, पोलर रीजन और ठंडा होता चलेगा, और जो हीट ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन और वार्मर होता चला जाएगा। तो ये एक प्रकार से आइस एज को इन्विटेशन देगा। दूसरी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट का निर्माण करेंगे। वो कैसे बायोलॉजिकल डेजर्ट का निर्माण करेगा, जब ये करंट नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के दक्षिणी भाग में पहुंचती है, अर्थात सारागासो सी के आसपास में, तो क्या होता है वहाँ पर जो एल्गी हैं या जो घास है, वीड्स हैं, वो ऑक्सीजन के अभाव में, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा, मिक्सिंग नहीं हो पाएगा, कम ऑक्सीजन मिलने के कारण वो ब्राउन कलर के होने लगेंगे, रेड कलर के होने लगेंगे, रेड टाइट की प्रक्रिया होगी, और ये ब्राउन कलर होने के कारण, रेड कलर होने के कारण, डीकलरेशन होने के कारण उनका विरंजन होगा, प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग की घटना ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजन के कम मिलने के कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये एक तरह से बायोलॉजिकल डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इसका इम्पैक्ट है दोस्तों इन संपूर्ण AMOC के क्या प्रभाव है क्लाइमेट पे। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।